हेलो एवरीवन, मैं हूं रमेश ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स इजी @रमेश ठाकुर। और आज हम बात करेंगे 4 नंबर के क्वेश्चन 5 नंबर के क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर की। ट्रांसफॉर्मर एज नेम इंप्लाइज ट्रांसफॉर्म, मतलब क्या करना है? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब है टू चेंज, टू कन्वर्ट। कन्वर्ट क्या कर रहे हैं हम? दैट इज वन वैल्यू of AC into other value of AC. We are transforming, we are converting one value of AC into other value of AC. ये तो इसकी हुई छोटी डेफिनेशन। लेकिन अगर इसको कहा जाए तो ट्रांसफॉर्मर में हम करते क्या? बेसिकली ए डिवाइस which convert low voltage at high current into high voltage at low current. A device which convert low voltage at high current into high voltage at low current and vice versa भी चलेगा। एंड वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा भी काम कर सकता है। क्या कर सकता है कि अब सिंपल में कहीं तो क्या लिख रहे हैं इसमें? देखो, हम ये देख रहे हैं इसमें आप लो वोल्टेज और यहाँ क्या है? इनटू हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट, और रिवर्स होगा तो क्या होगा? जब वाइस वर्सा में क्या होगा? हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। इसलिए मैंने शॉर्टकट डेफिनेशन भी लिखी है कि ए डिवाइस विच कन्वर्ट लो वोल्टेज इनटू वन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू अदर वैल्यू। क्योंकि हमारे घरों में क्या आती है? एसी आती है। पहले कई बार मैं बता चुका हूं कि हमारे घरों में क्या आती है? 220 वोल्ट। कितनी आती है? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। क्या आती है जी? इन हाउस होल्ड सप्लाई इसको हम एसी मेन भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एसी मेन और इट इज हाउस होल्ड सप्लाई। डोमेस्टिक यूज में हाउस होल्ड सप्लाई 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की होती है। जहां पैदा होती है वो भी कितनी होती है? 220 वोल्ट ही हम पैदा करते हैं। लेकिन अब मैं एग्जांपल दूं आपको कि मैंने जोगिंद्रनगर में, आप देखो सानर प्रोजेक्ट देखा है, आपने देखा है ना? ब्रोड से पानी लाते हैं और बिजली पैदा कर रहे हैं। लेकिन बिजली वो प्रोजेक्ट हम देखो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है। पैदा वो हिमाचल में कर रहे हैं, लेके कहा जा रहे हैं पंजाब में। लेकिन उसको एज सच नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? हम इसको क्या करना पड़ेगा? इसको हम हाई वोल्टेज पे लेके जाएंगे। क्या करेंगे? वी विल टेक इट एट हाई वोल्टेज बिकॉज लॉस वोल्टेज का नहीं होता। क्या नहीं होता है? नो लॉस। वोल्टेज का लॉस नहीं होता, लॉस करंट का होता है। अब हम देखो, जैसे आपने बल्ब जगा रखा है तो बल्ब जब ऑफ है तो वो पावर कंज्यूम थोड़ी कर रहा है। आपको बिल थोड़ी आएगा जब आपने बल्ब को जला। लेकिन जब आप बल्ब को जगाओगे तो उसके बाद क्या होगा? कि करंट कंज्यूम होगा, तभी आपको बिल आएगा। आप देख रहे हैं, तब आपको बिल आने वाला है। इसका मतलब है कि लॉस किसका हुआ? क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ करंट की कोई बात नहीं की, वोल्टेज की बात की। वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रही है? कंजप्शन पे। और कंजप्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस पे। इसका मतलब जो आप डिवाइस होगी वो क्या कर रही है? कंज्यूम करेगी, उसका अपना रेजिस्टेंस है। कंज्यूम करेगी तो आप यूज कर रहे हैं इसको। तो किस में कर रहे हैं? वोल्टेज को हम करंट में कन्वर्ट करके यूज कर रहे हैं। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? वोल्टेज। दैट्स व्हाई कि हमने 220 वोल्ट पैदा की तो उसको हम हाई वोल्टेज पे ले जाए थे। अगर आप इसको हाई करंट पे ले जाए, दैट्स व्हाई लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट। इसलिए आप देख रहे हैं वाइस वर्सा। इसका मतलब कि दो तरह के ट्रांसफॉर्मर हुए। अब बिजली पैदा की कहां ले गए? हम पंजाब में ले जा रहे हैं। तो कहां ले जा रहे हैं? हम उसको हाई वोल्टेज पे ले जा रहे हैं। तो आप देखोगा हमारे
बिजली की दो वायर्स होती है, एक दो लाइन होती है, एक एलटी होती है, एक एचटी होती है। देखो एक हाई टेंशन होती है, एक लो टेंशन। लो टेंशन जो खंभे देखा होगा, जो हमारे घरों को बिजली आती है छोटे छोटे खंभे करके, लेकिन एक आपने देखा होगा टावर लाइन, बड़ी बड़ी ऊपर टावर्स के ऊपर से ले जाते हैं, क्योंकि उसकी वोल्टेज इतनी करती, लिखा होगा आपने देखा होगा, बोलते हैं कि 44,000 वोल्ट पे ऊपर ले गए हम। इसका मतलब 220 को इतने पे कन्वर्ट कर दिया, 44,000 वोल्ट, मतलब इसको बोलेंगे 44 केवी, किलो वोल्ट। आप ये 11 वोल्ट भी होती है, 22 वोल्ट, 22 केवी भी होती है, 33 केवी भी होती है। तो आपके पास देखो इसका व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्रांसफॉर्मिंग, वी आर कन्वर्टिंग 220 इंटू या तो 11 केवी में, 22 केवी में, 33 केवी और 44 केवी में। आप देख रहे हैं कि 11 का ही मल्टीप्लायर है, फैक्टर्स है। ये 220 भी 11 से डिवाइड हो जाएगी। इसकी बोलते हैं बिकॉज ये सिनुसॉइडल फैक्टर की वजह से बोलते हैं इसको, क्योंकि एसी कैसी है, साइन वेव की तरह है। अब आप ये देखें तो जो एसी है, एसी जो है वो क्या है, एक साइन वेव है। उस साइन वेव के सिनुसॉइडल फैक्टर की वजह से 11 से मल्टीप्लाई करते हैं सारे के सारे, जितने भी देखना आपने कन्वर्ट करके। तो ट्रांसफार्मर क्या कर रहे हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर आपके पास, टाइप दो टाइप के होंगे, एक हुआ स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप का मतलब है लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। लेकिन जब आप देखो कि जब पंजाब को यहां से लेके जाए हाई वोल्टेज पे, तो जहां तक पंजाब तक हमने किसी को कोई बिजली नहीं दे रहे हैं, बीच में किसी को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वापिस क्या करना पड़ेगा, फिर 220 को ही हम चेंज कर रहे हैं। कहां ले गए, 44 केवी में ले गए, किलो वोल्ट में ले गए कन्वर्ट करके, क्योंकि वोल्टेज का लॉस कम होता है। और स्टेप डाउन में क्या कर रहे हैं, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। आप क्या किया, 220 को 44 में कन्वर्ट किया, 44 को एग्जांपल ले रहा हूं, दैट इज इक्वल फिर 220 वोल्ट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको क्या कर रहे हैं हम, पहले 220 को 44 केवी में कन्वर्ट कर दिया, फिर 44 केवी को वापस कहां ले आए, 220 में। अभी डोमेस्टिक यूज के लिए तभी कामयाब होगी है। लेकिन ऐसा क्यों किया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, क्योंकि आपके पास होगा व्हाट इज ए ट्रांसफार्मर, व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल, गिव इट्स कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूजेज ऑफ द ट्रांसफार्मर। व्हाट इज द मेन यूज ऑफ ट्रांसफार्मर, मेन यूज क्या है, बेसिकली जो ट्रांसफार्मर है उसका मेन यूज है। अदरवाइज देखा जाए कि ट्रांसफार्मर आर जनरली यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ जो हाउस होल्ड, जो आपके जो हम जितने भी हमारे पास जो हम अप्लायंस, होम अप्लायंसेज हैं, सभी में हमें जहां 220 नहीं चाहिए वहां ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, स्टेप डाउन ही करते हैं बेसिकली। और जो जिस ट्रांसफार्मर से आपके घर को बिजली आई है वो स्टेप डाउन है, स्टेप अप नहीं है। प्रोडक्शन केबल कहां पे, जहां बिजली पैदा होती है उसको प्रोडक्शन एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, प्रोडक्शन एंड पे कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, स्टेप अप। और कंज्यूमर, इसको हम कंज्यूमर एंड बोलते हैं। कंज्यूमर एंड पे हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, स्टेप डाउन। क्या किया, पहले आपने स्टेप अप किसको करना है, 220 को, स्टेप डाउन किसको करना है, आपने 220 को 44, तो वापिस 220 में ही आना पड़ेगा। हमें घरों में क्या चाहिए, ऐसी सेफ चाहिए, हमें इतनी भी नहीं कि लोग वैसे ही टच करते मर जाएं, जितना हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें बड़ा फैटल शॉक भी ना लगे। तभी 220 एक ऐसी आइडियल वैल्यू है वोल्टेज की कि जिससे हमारे सारे घर के काम भी चल पड़ते हैं, सारी डिवाइसेस काम करती हैं, 220 से ही काम हो जाता है, बल्कि 220 मैक्सिमम, इससे नीचे ही काम करती हैं सारी की सारी बातें। ओके, तो इसलिए हमें क्या किया कि 220 एक आइडियल वैल्यू है वोल्टेज की। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन ये आइडियल नहीं है, ये क्या है, ये फैटल वैल्यू है जी। इसको अगर आप दूर से देखा होगा, बोलते हैं कि ये हाई वोल्टेज है जी, लिखा होता है जहां पे भी खतरा लिखा होता है, लाल सिग्नल लगाए होते हैं वहां पे, क्योंकि अगर टच दूर से 2 फुट से खींच देती है ये, क्योंकि हाई वोल्टेज है। तब करंट मिनिमम है। अभी क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें करंट मैक्सिमम चाहिए। फिर तो 220 का हमें करंट जब कन्वर्ट करना है, तो करंट तो कब देगा, जब हम किसी अप्लायंस को इसको सप्लाई करेंगे, जब इसको कंज्यूम करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, लो वोल्टेज। अभी क्या किया, लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट। क्या किया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, शॉर्टकट डेफिनेशन,
और लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट। इससे आपका क्या नहीं होगा, देखो हमें अगर इसको किसी को दे देंगे तो क्या होगा, अगर आप मैं वैसे आपको देखिए, मैंने आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर, दोनों की देखें, दोनों एक ही काम करते हैं, करंट को ही नापते हैं। लेकिन अगर हम एम्पियर मीटर की जगह गैल्वेनोमीटर लगा देंगे तो क्या होगा, जल जाएगा जी। क्यों जल जाएगा? क्योंकि वो माइन्यूट करंट को नापने का काम करता है। क्या करता है जी? ये बड़ा करंट नहीं नाप सकता। जैसे इसने आपको 1 एम्पियर करंट नापना है तो इसके पास कैपेसिटी नहीं है, जल जाएगा। ठीक उसी तरह अगर आप क्योंकि आप हाई वोल्टेज, तो आप बोले क्या होने वाला है 44 केवी के ऊपर अगर किसी चीज को दे दिया जाए तो उसकी कैपेसिटी नहीं है उसको बियर करने की। ये तो वैसा हो गया जैसे एक बच्चा 5 साल का, उसको सिर पे आपने 100 किलो रख दिया, विल ही एबल टू टॉलरेट दैट वेट? क्या उसको बियर कर पाएगा? नहीं ना। वैसे ही समझ लो यहाँ पे तो जो अप्लायंसेज है उनको क्या चाहिए, बिकॉज वो इस तरह से सेंसिटिव है कि वो 220 से काम, लेकिन 220 से भी कम। जैसे हम अब 220 वोल्ट आपको एसी है, अब मुझे चाहिए, मान लीजिए मुझे क्या चलाना है, एक रेडियो चलाना है और रेडियो में चाहिए मुझे 6 वोल्ट, लेकिन चाहिए डीसी। तो पहले क्या करूंगा, 220 एसी को मैं पहले क्या करूंगा, 6 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करूंगा। वो किससे करूंगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म लगा के। फिर आगे क्या लगाऊंगा, एक रेक्टिफायर सर्किट लगाऊंगा जिसका वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं। और फिर जाके 6 वोल्ट एसी को 6 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करेंगे, आपका रेडियो चल पड़ेगा, क्योंकि वो एसी से नहीं डीसी से चलता है। तो इट्स कैन बी, एसी कैन बी इजीली, इसका जो फायदे हैं, एसी कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू डीसी यूजिंग rectifier circuits. Rectifier is a device which convert AC into DC, and conversion of AC to DC is called rectification, and device doing so is called rectifier, and basically rectifier is a diode. तो आपको बात समझ आ गई होगी कि स्टेप अप स्टेप डाउन में यहाँ क्या है, हाई, ए डिवाइस विच कन्वर्ट हाई वोल्टेज एट लो करंट इनटू लो वोल्टेज एट हाई करंट। तो व्हाट हाई क्या होगी जी, हाई हमने बनाई, और लेकिन ये एक ट्रांसफार्मर का काम नहीं। आपने देखा होगा, अगर आपने, अभी मैं एग्जांपल नजदीक का लूं तो आप दहन में आपने देखा होगा, और वहां जाओ तो वहां ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। इसका दूसरा काम क्या है, जब हम स्टेप अप करते हैं तो एक ट्रांसफार्मर का काम नहीं है, एक की इनपुट दूसरे की आउटपुट, दूसरे की आउटपुट तीसरे की इनपुट, चौथे की एंड सो ऑन। एक ट्रांसफार्मर नहीं कर सकते, सीरीज ऑफ ट्रांसफार्मर लगाए वहां पे। तो स्टेप डाउन करने के लिए भी हमें सीरीज लगानी पड़ेगी वापस। तो एक ट्रांसफार्मर का काम नहीं है, सीरीज ऑफ ट्रांसफार्मर्स लगाने पड़ते हैं। 220 के 44 केवी एक ही ट्रांसफार्मर कन्वर्ट नहीं कर सकता। ओके जी, तो हर चीज की अपनी एक लिमिट है। वैसे ही जो आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा कि इंस्ट्रूमेंट की मैंने बात की, तो मैंने कहा कि जो आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस, सिंगल लेंस जो है वो थोड़ी, आपको मैंने कहा सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या था, उसकी मैग्नीफाइंग पावर थी, वो एक मिलीमीटर की चीज को 10 मिलीमीटर दिखा सकता था, उससे ज्यादा नहीं दिखा पा रहा है। फिर आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिए तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लिए, तो एक लेंस नहीं, सिंगल लेंस नहीं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लेंस होंगे, बहुत सारे आई लेंस होंगे। वो क्या करेंगे, पहले की इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट, दूसरे की इमेज तीसरे का ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन। तो क्या करेगा, एक लेंस इमेज को मैग्नीफाई कर रहा है। तो वैसे यहाँ पे सीरीज ऑफ ट्रांसफार्मर क्या बताया आपको, ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट वन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू अदर। 220 को बढ़ा भी सकता है, 220 को घटा भी सकता है। जब बढ़ाएगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जब घटाएगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। 220 को बढ़ाना, ऊपर ले जाना स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम है। और आपने देखा होगा, लेकिन अब मजेदार बात क्या है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, EMI, electromagnetic induction, the phenomenon by virtue of which an induced EMF is produced in a coil when magnetic flux linked with the coil changes। और आपने कहा जो induced EMF थी that is equals to minus of N d phi by dt, induced EMF, ये भी induced EMF मतलब ये भी वोल्टेज ही है क्या जी,
इंड्यूस्ड ईएमएफ भी एक किस्म की वोल्टेज ही होती है। ओके, ईएमएफ वोल्टेज होती है और ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रही है और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज पे डिपेंड करती है। ग्रेटर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल, greater is the induced EMF produced, greater is the number of turns, greater is the number। इसका मतलब कि अब हम क्या कर सकते हैं, जब से हमें इस इंडक्शन का कंसेप्ट आया है हमारे उसमें, तब से हम क्या कर सकते हैं कि हम उसी करंट से, छोटे करंट से ही बहुत सारे काम कर लेते हैं। एक करंट, आई करंट को विदाउट चेंजिंग करंट हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा फायदा उठा सकते हैं इससे। इसलिए हमारे देखा होगा आपने, जो बल्ब आएगा, एलईडी बल्ब आ गए तो क्या हुआ, बिकॉज ईएमआई पहले हीटिंग इफेक्ट पे, पहले वो हीटिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहे थे, आप क्या कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर काम करें। यहाँ रिलेटिवली कम करंट चाहिए, यहाँ हमें हीटिंग इफेक्ट में क्या था, ज्यादा। आपने देखो, अब हमारे पूरे घर में 100 वाट नहीं पूरे होते, जबकि पहले एक बल्ब भी आपका 100 वाट का पूरे घर का। आप देखो हमारे घर में, देखें आप, 2-2 वाट के, 4 वाट के, 6 वाट के, 8 वाट के, ज्यादा ज्यादा 14-16 वाट के बल्ब है। पूरे घर में मिलाकर के 100 वाट नहीं बन रहा है। कंजप्शन कम होगी, बिकॉज क्या है, रिलेटिवली। अब आप देख रहे होंगे कि आपके फ्रिज नहीं चल रहा है, बल्ब जल रहा है, मतलब फ्रिज को उतनी वोल्टेज नहीं है। अब उसको क्या चाहिए, 220 नहीं चाहिए। जो हमारे एलईडी लैंप बल्ब्स हैं उनको 220, दे डोंट नीड 220 वोल्ट, उनको कम चाहिए। लेकिन आपकी बिजली कम होगी तो पंखा नहीं चल रहा है आपका, फ्रीजर नहीं चल रहा है, फ्रिज नहीं काम कर रहा है, टीवी नहीं चल रहा है आपका। इसका मतलब है कि, लेकिन लाइट है। आप बोलेंगे गलती कहाँ होगी, क्या हो गया होगा, या आप बोलेंगे कोई फेल चला गया, कुछ ऐसा हो गया, लेकिन नहीं, क्योंकि दे डोंट रिक्वायर। इसका मतलब है क्या है, कम करंट पे काम करने वाले डिवाइसेज आ गए, कंजप्शन पावर। अदरवाइज क्या था, हायर इज द वोल्टेज, आपको बताया था, हायर इज द वोल्टेज, हायर द करंट रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द डिवाइस। ये डिवाइस आपके पास, डिवाइस ऑफ लोअर वोल्टेज हैज हाई रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज ऑफ हायर वोल्ट हैज लो रेजिस्टेंस। तो कंजप्शन, लेकिन जो कंजप्शन होगी वो क्या होगी जी, तो ज्यादा सीरीज में और पैरेलल में, हर चीज घर में पैरेलल में जुड़ी होती है। ये आपको पहले मैं बता चुका हूं। तो अब देखा जाए, अब ये कहते हैं, लेकिन जो फ्लक्स है, क्या किया मैंने, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब दो कॉइल्स, क्योंकि आपने किसकी बात की, इंडक्शन की बात की, तो प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है ट्रांसफॉर्मर। किसके, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ, क्या है इसका प्रिंसिपल, it works on the principle of mutual induction, and mutual induction is the phenomenon by virtue of which an induced EMF is produced in a coil when magnetic flux linked with the neighboring coil changes. The phenomenon by virtue of which an induced EMF is produced in a coil when magnetic flux linked the neighboring coil changes। इसका मतलब है, अभी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, नंबर ऑफ टर्न जो फ्लक्स पे डिपेंड करे, जो फ्लक्स है वो करंट पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा करंट होगा, बिकॉज फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ईएमआई के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। जितना ज्यादा करंट होगा उतना फ्लक्स ज्यादा। लेकिन दो कॉइल्स होंगी, अब क्या है इसमें, म्यूचुअल इंडक्शन है, तो आपको पता है कि म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, दो कॉइल्स होती है। एक प्राइमरी कॉइल होती है, देखो मैंने एक कॉइल ले ली, और ये एक कॉइल, उसको दिस इज द कोर ऑफ, और यहाँ मैंने एक कॉइल और ले ली। अब देखो, ये प्राइमरी लिख लिया और सेकेंडरी लिख लिया, या इसको मैंने कॉइल लिख लिया 1 और इसको लिख लिया कॉइल 2। अब हुआ क्या, इसमें मैंने करंट पास कर दिया, आई करंट है इसमें, I1 है मान लेते हैं। अब इसमें क्या, नंबर 1 2 3 4, इसमें टर्न ज्यादा है, इसमें 2 टर्न है। इसका मतलब है कि जो प्राइमरी कॉइल्स के टर्न्स हैं NP, और इसको लिख लेते हैं NS। NP stands for number of turns in primary coil, NS stands for number of turns in secondary coil। जब NP greater than NS हो गया, इसका मतलब है कि प्राइमरी के टर्न ज्यादा हैं और सेकेंडरी के टर्न्स कम है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, ये स्टेप डाउन करने का काम कर रहा है। इसका मतलब है कि ये वोल्टेज घट जाएगी, क्या होगी, इसमें वोल्टेज जितनी होगी, लेकिन यहां करंट बढ़ जाएगा। यहां करंट क्या है, यहां क्या है, इस वाली में क्या है, यहां पे है हाई वोल्टेज एट लो करंट।
इसमें क्या है, हाई वोल्टेज लो करंट है, इसमें क्या है, लो वोल्टेज आ जाएगी, क्या हो जाएगा, लो वोल्टेज एंड हाई करंट हो जाएगा। इसमें भी करंट पैदा हुआ, लेकिन देखो इसमें I2 करंट पैदा हो रहा है, इसमें I2 करंट पैदा, लेकिन वोल्टेज घट गई। क्यों घट गई? बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स के घटाने बढ़ाने से, मैंने क्या बताया, आप देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे। दूसरी बात, नेगेटिव साइन था बीच में, इसका मतलब है इसका करंट अगर क्लॉकवाइज तो इसका एंटी क्लॉकवाइज है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका एक लॉजिक है कि जो चीज इसको पैदा कर रही है उसी को अपोज करने का काम करता है। तो कौन चीज पैदा कर रही है? रेट ऑफ इंड्यूस्ड, ये कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका मतलब है इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन ये होगी जी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की है, दोनों एक दूसरे के एंटी है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है। तो अभी क्या हुआ, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा थे, सेकेंडरी में कम, तो यहां वोल्टेज क्या होगी, तो जो वोल्टेज होगी प्राइमरी की, जिसको मैं लिख लेता हूं प्राइमरी की वोल्टेज, प्राइमरी ई स्टैंड फॉर वोल्टेज, ई स्टैंड फॉर सेकेंडरी वोल्टेज, तो क्या हो गया, सेकेंडरी की वोल्टेज प्राइमरी की वोल्टेज से कम है जी। और लेकिन जो सेकेंडरी का करंट है वो प्राइमरी के करंट से ज्यादा हो गया, देखो। और इसी इंडक्शन के प्रिंसिपल को हम, और दूसरा, अब स्टेप अप करेंगे तो क्या होगा जी, तो सेकेंडरी के टर्म्स मैंने ऐसे मान लिए और प्राइमरी को, सेकेंडरी के मैंने बढ़ा लिए, देखो यहां बढ़ा लिए, यहाँ करंट I1, यहाँ करंट I1, वहां करंट I2 और करंट I2, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के, लेकिन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो जब सेकेंडरी के टर्न ज्यादा होंगे तो वोल्टेज बढ़ेगी। अब क्या होगा, यहाँ जो सेकेंडरी की जो वोल्टेज है और ये प्राइमरी की जो वोल्टेज है, तो सेकेंडरी की वोल्टेज प्राइमरी की वोल्टेज से ज्यादा होगी, लेकिन जो करंट होगा सेकेंडरी का दैट इज लेस देन करंट इन प्राइमरी। वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट घट जाएगा और करंट घटेगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगी। तो यहां क्या था, वोल्टेज, देखो यहां वोल्टेज ज्यादा थी करंट कम था, यहां वोल्टेज घट गई करंट बढ़ गया। और ये हम किससे कर सकते हैं, इंडक्शन से। इंडक्शन का मतलब क्या हुआ, इंड्यूस, इनके जब हमने क्या किया कि जब हम वैसे भी जब एक कॉइल को करंट करें, कॉइल को यहां ले और दूसरे इसको दूसरी कॉइल उसके नेबरहुड में ले जाए तो क्या होगा, करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। जब ये कॉइल, इस यहाँ कुछ नहीं लगाया, यहाँ मैंने एक सोर्स ऑफ करंट लगा दिया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लगाया, गलवेंट लगाया, लेकिन इसको कोई सोर्स नहीं दिया, यहाँ गलवेंट लगा दिया। जब ये वाली कॉइल, सेकेंडरी कॉइल जब प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड में आएगी तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी फ्लक्स चेंज कर जाएगा, फ्लक्स चेंज करेगा तो इंडक्शन होगी तो यहाँ भी करंट आ गया, जबकि यहाँ कोई सोर्स नहीं लगा रखा है। इसका मतलब है कि एक चीज जब दूसरी चीज के इन्फ्लुएंस में आने मात्र से ही क्या हो गया, इंडक्शन हो जाती है। इसी को म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। और वैसे ही सेल्फ में क्या होता है, वही कॉइल वही है, जैसे कॉइल है ये, इसी कॉइल में करंट की ये डायरेक्शन है, अगर तो करंट की डायरेक्शन ए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और फ्लक्स की डायरेक्शन इसके उल्टा हो जाएगा, तो करंट की और फ्लक्स की डायरेक्शन और इंड्यूस्ड ईएमएफ उल्टा। तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट की डायरेक्शन सेम होती है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो पैदा होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो दिस इज, ये आपका हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर की हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज ए ट्रांसफार्मर, व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इज म्यूचुअल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन। It works on the principle of mutual induction that I have explained in detail to you. और ये डिवाइस सिंपल करें तो वन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू अदर, स्टेप अप स्टेप डाउन की बात कर ली। और जो स्टेप अप होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा होंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के टर्म्स प्राइमरी की टर्म से क्या होंगे, कम होंगे, या एनपी, या प्राइमरी के टर्म सेकेंडरी के टर्म से ज्यादा होंगे। और जो रेशो होगी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में NS/NP ग्रेटर देन 1 होता है, इसको ट्रांसफार्मर रेशो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसफार्मर रेशो। इफ ट्रांसफार्मर रेशो इज ग्रेटर देन 1 इट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर।
और अगर एन एस और एन पी की जो रेशियो होगी दैट इज लेस देन 1 होगी तो इसको हम के लेस देन 1। जब ट्रांसफॉर्मर रेशियो लेस देन 1 होगी तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की हम बात कर रहे थे। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, इट इज द नंबर ऑफ टर्न्स दैट मेक्स द डिफरेंस। समझ लो एक नंबर ऑफ टर्न्स का ही कंसेप्ट है। और आप देख लिया आपने प्राइमरी, अब स्टेप अप ट्रांसफॉर्म बनाओ तो देखो मैंने एक कोर बना लिया यहाँ पे, बिकॉज अगर मैं दोनों ट्रांसफॉर्मर इकट्ठे बना लूं तो यहाँ पे दिस इज द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एंड कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज मेड अप ऑफ हाईली परमिएबल मैग्नेटिक सब्सटेंस, सॉफ्ट आयरन का बनाया होता है, जिसके ऊपर मैंने एक, आप किसकी बात करें, स्टेप अप, तो ये मैंने एक प्राइमरी के टर्न बनाए और यहाँ पर, और यहाँ मैंने एक सेकेंडरी के टर्न्स बना दिए जी। आप देख रहे हैं कि क्लियर कट मैंने क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स कम और ज्यादा बनाए। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स बना दिया और ये लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दिखा देते हैं। दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, हम लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। दिस इज कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, दिस इज प्राइमरी कॉइल, दिस इज सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, और एसी सोर्स में क्या होगा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई लगा दी। और सेकेंडरी में मैंने क्या लगाया, एक लोड रेजिस्टेंस लगाऊंगा जिसके अक्रॉस मैंने आउटपुट लेनी है, दैट इज को आर एल लिख लिया, और वी आउटपुट। एसी ही इनपुट होगी, एसी ही आउटपुट होगी। इसमें ट्रांसफॉर्मर एसी को एसी में ही कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता। अगर हम दूसरा ट्रांसफॉर्मर बनाओ तो देखो स्टेप डाउन की बात करें तो देखो इतना सा फर्क आएगा दोनों में। स्टेप अप में प्राइमरी के टर्न्स, स्टेप डाउन में प्राइमरी के टर्न्स ज्यादा होंगे और सेकेंडरी के टर्न्स मैंने यहाँ पे 2 ही दिखाए है ना, ये लाइक दैट। और यहाँ भी ये लोड रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस आउटपुट लेनी है, एसी को मैंने कहा जोड़ दिया, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को। अगेन ये कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर है, दिस इज कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये क्या है जी, दिस इज कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। कोर क्या होता है, एक सॉफ्ट आयरन जिसके ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स को लपेटा होता है। अगर आप ट्रांसफॉर्मर देखो तो बहुत बड़ी कॉइल होती है, कॉपर की होती है बेसिकली, क्योंकि कॉपर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। और कॉपर में क्या होता है, बिकॉज इसका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू नॉट की वैल्यू, इसको होते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इट मींस इट अलाउज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस टू पेनिट्रेट डीप इनटू इंटीरियर ऑफ इट। क्या करेगा, और लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को मिनिमाइज करने का, लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को मिनिमाइज करने का काम कर देता है। The core of transformer is made up of highly permeable magnetic substance in order to minimize the leakage of magnetic flux। क्योंकि म्यू की वैल्यू क्या होती है, 4 ग्रेटर देन 1, और ये क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। दिस इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में ये फर्क आ गया दोनों में। अब देखा जाए, अब कंस्ट्रक्शन की बात करें, देखो ओरली बता देता हूं। देखो प्राइमरी देयर आर, ए ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स कॉल्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तेरा ना, ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दे आर माउंटेड ऑन ए iron core, they are insulated from each other। Okay, the primary of the transformer is connected to an AC source 220 volt 50 hertz and secondary is connected to a load resistance। का मतलब कि आपने क्या किया, मान लिया अभी स्टेप अप कर दिया, यहाँ क्या कर रहे हैं हम, स्टेप अप कर रहे हैं, मतलब वोल्टेज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, 220 से ज्यादा पे ले जा रहे हैं इसको, और यहाँ 220 से लेस कम पे ले जा रहे हैं। ये काम है इनका, क्योंकि हमें 220 से ज्यादा करनी है तो स्टेप अप करना पड़ेगा, 220 से कम करनी है तो स्टेप डाउन करना पड़ेगा। दोनों की कंस्ट्रक्शन एक जैसी है, लेकिन फर्क इसका है, इट इज द नंबर ऑफ टर्न्स दैट मेक्स द डिफरेंस। अब कंस्ट्रक्शन में यही है, आउटपुट इज टेकन अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, प्राइमरी इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। अगर वर्किंग की बात करें कि जब आपके पास है, अब देखो इसमें कि जब प्राइमरी इज फेड, क्योंकि
एसी के दो हाफ साइकिल होते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। जब हम प्राइमरी को फेड करेंगे अक्रॉस द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर, व्हाट हैपेंस, तो मान लेते हैं फाई पी एंड फाई एस, तीन चीजें हैं। और फाई क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। पी लिख दिया तो प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स, एस लिखते हो सेकेंडरी का मैग्नेटिक फ्लक्स, और कुछ नहीं लिखा तो कोर का मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज द magnetic flux linked with the core of the transformer. This is the magnetic flux linked with the primary coil of the transformer. This is the magnetic flux linked with the secondary coil of the transformer. लेकिन डिफरेंस क्यों आया? बिकॉज क्यों डिफरेंस आ रहा है, क्या बताया मैंने आपको? अगर आप पीछे चले जाएं, क्योंकि फिर याद रखना पड़ेगा, मैंने क्या बताया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो दैट इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी एंड एन भी होता है साथ में। और जो फ्लक्स होता है वो करंट पे डिपेंड करता है, फ्लक्स करंट पे डिपेंड करता है। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो नंबर ऑफ टर्न्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है। तो जब आप एक कोर, क्योंकि आप देखो अब क्या करेगा, प्राइमरी का फ्लक्स कुछ होगा, सेकेंडरी का फ्लक्स कुछ होगा। इसका मतलब है कि जब प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न्स अलग अलग हैं तो दोनों का मैग्नेटिक फ्लक्स अलग अलग हो गया। उससे क्या हुआ कि जो प्राइमरी की इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, वोल्टेज होगी, और सेकेंडरी की ईएमएफ वो अलग अलग हो जाएगी अपने आप। और वही तो हम करना चाहते हैं। करना क्या चाहते हैं कि वी वांट टू इंक्रीज द वोल्टेज और वांट टू डिक्रीज द वोल्टेज। बढ़ाने किससे है? 220 से। कहाँ ले जानी है? 11 केवी में, 22 केवी में, 33 केवी में, 44 केवी में। और डिक्रीज किससे करनी है? 220 से कम। मुझे क्या चाहिए? 6 वोल्ट चाहिए, तो पहले तो 220 को डिक्लाइन करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? डिक्लाइन कब होगी? जब सेकेंडरी के टर्म्स कम हो प्राइमरी के टर्म से। स्टेप अप कब होगा? जब सेकेंडरी के टर्म ज्यादा हो। इसमें क्या हुआ? यहां स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या है? इट इज कन्वर्टिंग लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट। इनके इट इज कन्वर्टिंग लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज। एंड यहाँ क्या है? इट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज एट लो करंट इनटू लो वोल्टेज एट हाई करंट। क्या कर रही है? हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। 220 से नीचे ले जाना चाह रहे हैं, तो दैट्स वाई। अब क्या लिख दिया कि फ्लक्स, अब मैं कह दैट इज फाई, जो फाई पी, अब क्या बताया मैंने? फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स पे। अब क्या लिख दिया? दैट इज इक्वल्स टू माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी। अब कोर का फ्लक्स देखो क्या लिख लिया कि जो प्राइमरी का जो फ्लक्स है, प्राइमरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो इसको लगा करके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा था ना? वो कर रहा था, नहीं कर रहा? देख लो। तो एन, तो मैंने एन की जगह एन क्यों लिख लिया? बिकॉज प्राइमरी के टर्न्स। और दूसरी बार क्या लिखूं? फाई एस लिखूं तो मैं लिखूंगा माइनस एन एस डी फाई डिवाइड बाई डी टी। बिकॉज अब जो कोर का फ्लक्स है वो कॉमन है। कोर का फ्लक्स कितना है? फाई। इसका कितना है? फाई एस। इसका कितना है? फाई पी। लेकिन तीनों अलग अलग हैं, ये कॉमन है। इसी से ये बनेगा और इसी से ये बनेगा। जब इससे ये बना तो नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी के मैटर कर रहे हैं, जब इससे ये बना तो सेकेंडरी के लिख दिए मैंने। लेकिन आपको पता है कि जब हमें फ्लक्स पता हो और हमें क्या निकालनी है? इंड्यूस्ड रेट चेंज पता होना चाहिए इसका। क्या चाहिए? रेट चेंज। तो क्या बनेगा? आप इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं अगर इसको भी, और ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 5p। अब ये किसके बराबर है? बिकॉज अब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड। अब आपने क्या लिखना है? बिकॉज अब ये क्या पैदा करने लगा? अब देखो इसको मैंने क्या लिखा है? बिकॉज जब मैंने ये लिख लिया तो ये तो इसके बराबर है, तो यहाँ क्या लिखूं मैं? यहाँ इसको मैं एप्सिलॉन पी लिख सकता हूँ, और इसको मैं माइनस साइन, इसको एप्सिलॉन एस लिख दूं। लिखूं कि नहीं लिखूं? तो भाई देखो, ये फॉर्मूला अगर पूरा लगाना है, पहले तो मैंने खाली लिखा, इसका मतलब कि जो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो 5p होगा दैट इज इक्वल्स टू n p5, ऐसे होगा। और जो 5s होगा वो दैट इज इक्वल्स टू ns5। डिफरेंशिएट करें तो d5 बाई dt, d5 बाई dt, d5 बाई dt एंड दैट इज इक्वल टू d5 बाई dt एंड d5 बाई dt। और माइनस साइन लिखें तो ये क्या बना? ये बना एप्सिलॉन p, और ये बन गया एप्सिलॉन s। हियर एप्सिलॉन किसको लिख रहे हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स। दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बन गए जी। अब इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा तो इस तरह से बन गया। तो दैट इज, अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, रेशियो ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड द सेकेंडरी कॉइल टू द प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर, दैट इज इक्वल्स टू
दैट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनस एन एस डी फाई डिवाइड बाई डी टी डिवाइड बाई माइनस ऑफ एन पी डी फाई डिवाइड बाई डी टी। ये कट हो गए, माइनस माइनस कट हो गए, तो क्या बचा जी, that is equals to ns divided by np. It means ratio of induced EMF produces the secondary coil to the primary coil of the transformer is simply the ratio of number of turns. कोई बड़ा फर्क नहीं है इनमें, देख लो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब इट इज द नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज मेकिंग द डिफरेंस। करंट वही था, लेकिन आपने उसके बाद जो वोल्टेज चेंज करती, करंट चेंज करके दिखा दिया हमने। दिस इज, और दूसरा कहता है कि जो दूसरा बोलता है कि जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर that works on the principle of input power to output power। अगर उसको हम देखें, इसका मतलब कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी 100% होती है, और एफिशिएंसी होती है रेशियो ऑफ आउटपुट टू, एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर टू इनपुट पावर, और दैट इज होती है वो, दैट इज 100% होती है आइडियल ट्रिक्स में। पावर लॉस, इसका मतलब आइडियल ट्रांसफॉर्मर में नो पावर लॉस, इसमें पावर का लॉस नहीं होता। लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस 100% एफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज लॉसेज होते ही हैं। आपको पता है कि आपने वी हैव, आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट एडी करंट लॉसेज, यू हैव हर्ड अबाउट कोर लॉसेज, यू हैव हर्ड अबाउट हिस्टेरिसिस लॉसेज, एंड यू हैव हर्ड अबाउट कॉपर वायर लॉसेज। इन सभी लॉसेज की वजह से इनको हम, these losses cannot be completely vanished, we can reduce them but cannot totally eradicate them, that's why efficiency can't be 100%। but अब इनपुट क्या थी, प्राइमरी का करंट, और पावर क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज होता है ना, तो लिखेंगे ई पी आई पी इज इक्वल टू ई एस आई एस। क्या बना, सेकेंडरी के क्रॉस आउटपुट ले रहे हैं ना ट्रांसफार्मर की, और इनपुट दे रहे हैं प्राइमरी के क्रॉस, तो क्या बने ईपी आईपी, तो क्या बनेगी पावर इज प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। इसको हम बोल सकते हैं एप्सिलॉन, लिखा ना एप्सिलॉन, इसको आप ईपी लिखें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज हम वोल्टेज को हम अपना मान रहे हैं कि हमें क्या लिखना है, तो इट अदरली डिपेंड, choice of symbols depends upon an individual, you can make the symbols of your own choice, no need to cram the symbols। मैंने क्या वोल्टेज को आई रिप्रेजेंट एप्सिलॉन और वाई ई और वाई वी, वोल्टेज लिखा होगा, कि बार बीपी बीएस लिखा होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जी। तो इसलिए, और क्या लिख लिया, दैट इज इक्वल्स टू, तो क्या बन गया जी, ये बन गया, इसको एप्सिलॉन लिखा था, एप्सिलॉन से लिखते हैं हम, क्योंकि एप्सिलॉन लिखा था हमने, तो क्या किया, एप्सिलॉन एस डिवाइड बाई एप्सिलॉन पी इज इक्वल्स टू आई पी डिवाइड बाई आई एस। दूसरी एक इक्वेशन क्या बनी थी, ये बनी थी ए और ये बी, इनको इकट्ठा करके देखें, अगर हम इनको इकट्ठा करके देख लें तो क्या बनेगा जी, देखो ई एस बाई ई पी इज इक्वल्स टू आई पी डिवाइड बाई आई एस इज इक्वल्स टू एन एस डिवाइड बाई एन पी, एंड दैट इज इक्वल्स टू के ट्रांसफॉर्मर रेशो। क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों ही नंबर ऑफ टर्न्स अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स, इट्स द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर दैट मेक्स द डिफरेंस, दैट्स व्हाई ये फॉर्मूला आपके पास बन गया। बाकी बातें हम कर चुके हैं कि व्हाट इज द मेन यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ओवर द लॉन्गर डिस्टेंस। हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन एंड पे क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं, ये आ गया आपके पास, यहाँ पे हम ये स्टेप अप ट्रांस कहाँ लिया, इसको बोलेंगे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टोटल यहाँ प्रोडक्शन एंड है, ये प्रोडक्शन एंड जहां बिजली पैदा हो रही है, हम विद द हेल्प ऑफ केबल्स ले जा रहे हैं इनको, देखो पावर लाइन लगा के, फिर क्या होगा, यहाँ फिर एक ट्रांसफार्मर होगा जिसमें प्राइमरी के टर्न ज्यादा होंगे और सेकेंडरी के टर्न्स कम होंगे, तो क्या लगा दिया यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दिस द वे, दिस इज ट्रांसमिशन लाइन, ये ट्रांसमिशन लाइन है। तो दिस इज मेन यूज क्या ट्रांसफार्मर का, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेज, हम लॉन्गर डिस्टेंस पे ले जा रहे हैं, और अदरवाइज इट इज यूज्ड ऑलमोस्ट इन ऑल द हाउस होल्ड अप्लायंसेज विच डू नॉट रिक्वायर 220 वोल्ट, जो 220 नहीं चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट, इतना आसान आर्टिकल था लेकिन बहुत सारी क्लैरिफिकेशन, छोटे क्वेश्चन आपको, एफिशिएंसी 100। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर
वोल्टेज करंट सबको चेंज करता है, लेकिन एक चीज को चेंज नहीं करता, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, दैट रिमेन अनचेंज। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी, 50 हर्ट्ज ही है, चाहे आप स्टेप अप कर दो चाहे स्टेप अप डाउन करो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें दो कॉइल, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। आउटपुट हम सेकेंडरी क्रॉस लेते हैं। ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब यहां से आपको न्यूमेरिकल, अगर आपको वोल्टेज रखिए, मैं एक एग्जांपल दूं आपको। फॉर एग्जांपल ये ट्रांसफार्मर, फॉर एग्जांपल ये ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर चेंजेस 220 वोल्ट टू 22 वोल्ट। क्या कर रहा है? 22 वोल्ट से 222 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है जी। इफ द impedance of output circuit is 44 ohm, then what is the current, what is the primary current and what is secondary current? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो what is the current drawn by the primary and secondary coil of the transformer? तो देखो we know, आप शॉर्टकट में कर सकते हैं। what we know, हमें पता है क्या कहते रखा है, ES डिवाइड बाई EP इज इक्वल टू, ठीक है जी, आपको ES दे रखा है और दैट इज इक्वल टू, अब इसको ऐसे देखें, वी नो आपके पास क्या दे रखा है, EP दे रखा है दैट इज इक्वल टू 220 वोल्ट, ES दे रखा है दैट इज 22 वोल्ट, आपको इम्पीडेंस दे रखा है आउटपुट सर्किट का 44 ओम। अब आपके पास है वी नो जो IP, अब आपको पता है कि दैट इज जो सेकेंडरी करंट होता है दैट इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइड बाय इम्पीडेंस। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, V इज इक्वल टू IR। I की जगह IS है, V की जगह ES है, R की जगह Z है। Z इज द इम्पीडेंस, मतलब इम्पीडेंस भी तो रेजिस्टेंस ही होता है, रेजिस्टेंस ही होता है। तो क्या बन गया, तो IS इज इक्वल टू ES इज 22 एंड Z is 44, so that is equals to 1/2, that is equal to 0.5 एम्पियर करंट is drawn by the secondary coil होता है। इसका secondary coil कितना करंट ड्रॉ कर रही है, 0.5 एम्पियर। अब आपके पास है अगेन, अब आपको पता है ES by EP is equals to IP divided by IS, आसानी से निकलेगा। अब IS हमें तीन चीजें पता है, तो IP is equals to ES divided by EP multiplied by IS। तो IP is equals to ES is 22, IP is 220 multiplied by 1/2, so that is equals to 11 and 11 21/20, तो IP is equals to 1/20 एम्पियर, दैट इज इक्वल्स टू 0. कितना हो गया 10 100 0.5 नहीं 0.05 एम्पियर। ध्यान रखना, इसका मतलब देखो क्या था, क्या बताया मैंने, प्राइमरी की वोल्टेज ज्यादा है, सेकेंडरी की वोल्टेज कम है, तो क्या होना चाहिए, सेकेंडरी का करंट ज्यादा होना चाहिए और वोल्टेज कम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो न्यूमेरिकल गलत है। तो फिर इसका मतलब आप प्रैक्टिकली व्हाट वी आर डूइंग देख लो। अब देखो सेकेंडरी का करंट है 0.5 मतलब 1/2 और यहाँ है 1/20, तो 1/2 और 1/20 0.05 है, तो 0.5 इज लेस देन 0.05 एम्पियर से। तो इसका मतलब है कि सेकेंडरी करंट इज ग्रेटर देन प्राइमरी करंट, बिकॉज जो प्राइमरी की वोल्टेज थी दैट इज ग्रेटर देन सेकेंडरी वोल्टेज से ज्यादा है। तो इसका मतलब कि जैसा हमने इसमें कहा ऐसे ही आपको कई क्वेश्चन आ सकते हैं, बड़े आसानी से न्यूमेरिकल 2.5 नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स एंड यू कैन डू इट। अब आपको पार्ट्स में क्वेश्चन आएगा, जितना पूछा उतना ही करना। मैंने कहा एफिशिएंसी कांट बी 100%। वाई एफिशिएंसी कांट बी 100? हमने बात की थी एडी करंट्स की। एडी करंट्स होते हैं कि आपने देखो ट्रांसफर खोल के देखो, उसमें क्या होता है, सीट्स होती है, टुकड़े लगाए होते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं होता जी, ध्यान रखना, ऐसे टुकड़े लगाए होते हैं। क्यों लगाए होते हैं? बिकॉज whenever magnetic flux linked with a heavy metal sheet changes, सर्कुलेटिंग इंड्यूस करंट आर सेट अप इन इट, और वो एनर्जी को वेस्ट करते हैं। दैट्स वाई आप देखो कि एक आपने हिस्टेरिसिस लॉसेस होते हैं। दैट इज हिस्टेरिसिस क्या होते हैं? इट इज द फिनोमेना ऑफ टेकिंग द मैग्नेटिक सब्सटेंस ओवर ए
फेज ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। जब आपका ट्रांसफार्मर काम करता है तो उसका कोर मैग्नेटाइज भी होता है और डीमैग्नेटाइज भी होता है। एंड दैट्स व्हाई व्हाइल सिलेक्टिंग, दैट्स व्हाई hysteresis is used to select the suitable core for transformer. And permanent magnets are made up of steel or alnico or ticonal, but the electromagnets are made up of soft iron. Why? Because the magnetic permeability of soft iron is very very high, and retentivity and coercivity के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्टेरिसिस कर्व इज, इट टेल्स अस अबाउट एनर्जी लॉस टू हीट पर यूनिट वॉल्यूम। Only those substances are selected for the core of the transformer in which area is less and energy loss to heat, एनर्जी कम से कम वेस्ट हो। इसलिए सॉफ्ट आयरन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का काम करते हैं, स्टील और एल्निको टिकनॉल को हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं। दिस इज ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।